नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकेंड ईयर। विषय है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। विद्यार्थियों, हम इससे पहले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा कर चुके हैं। आज मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है उसका अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ ही नीति निर्देशक तत्वों की क्या आलोचनाएं क्या हैं या उनमें क्या कमजोरी है, उनकी भी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है, उसके आधार पर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अगर हम अंतर करें तो पहला अंतर तो ये है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 में जो प्रावधान थे, इसकी चर्चा हमने कल की थी, उसके तहत व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गुहार न्यायपालिका से कर सकता है और न्यायपालिका जो है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा करने के लिए अपनी व्यवस्था दे सकती है। तो ये पूरी तरह न्यायपालिका में वाद योग्य है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए कोई व्यक्ति, कोई संगठन जो है न्यायपालिका में नहीं जा सकता, न्यायपालिका में मुकदमा नहीं लगा सकता। नीति निर्देशक तत्व एक तरह से संविधान की तरफ से राज्य सरकारों को परामर्श है, जिसमें ये कहा गया है कि सामाजिक न्याय, राज्य की कल्याणकारी धारणा को लागू करने के लिए, व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है राज्यों को, सरकारों को किस तरह से कार्य करना चाहिए, ये एक परामर्श संविधान की तरफ से राज्यों को दिया गया है। और ये अपेक्षा की गई है कि राज्य और सरकारें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये कोशिश करें कि जिससे सामाजिक कल्याण की भावना को सुदृढ़ किया जा सके, सामाजिक न्याय की भावना को सुदृढ़ किया जा सके, पर्यावरण और मानव अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। इस प्रकार की जो है राज्य को अपने कार्यकलाप को संचालित करने चाहिए। दूसरी जो आलोचना, अंतर जो किया जाता है वो है कि मौलिक अधिकार एक तरह से सत्ता को या सरकार को मर्यादित करते हैं, और जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सत्ता को या राज्य सरकार के काम का विस्तार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले हमने कहा कि मौलिक अधिकार वाद योग हैं, तो वो वाद योग होने की वजह से ही मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्यों की या सरकारों की जो है शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं कि जैसे ही उनकी शक्तियों का विस्तार होता है, वो शक्तियाँ नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने लगती हैं, तो न्यायपालिका सत्ता को या सरकार को उससे ज़्यादा आगे काम करने के लिए या अपनी शक्तियों का विस्तार करने के लिए रोक देगी, तो वो मर्यादित कर देती है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों में संविधान राज्य सरकार से ये अपेक्षा कर रहा है कि सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए, मौलिक अधिकारों मानव अधिकारों और व्यक्तित्व के विकास की धारणाओं को पुष्ट करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति को पुष्ट करने के लिए जो भी नीति निर्देशक तत्वों में सुझाव दिए गए, उनको प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार अपने कार्यों का विस्तार करे। तो जब कार्यों का विस्तार करेगा तो उसकी शक्तियाँ अपना विस्तारित हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा अंतर है। इसके अलावा तीसरा जो अंतर है वो है कि मौलिक अधिकार पर कानूनी बंधन है, जबकि नीति निर्देशक तत्व एक तरह से नैतिक बंधन है। ये भी पूर्ववर्ती आलोचना से संबंधित ही है कि जब आप मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका में वाद योग मान रहे हैं तो उस पर कानून की शक्ति काम कर रही है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों पर कोई कानून की शक्ति काम नहीं कर रही, क्योंकि वो परामर्श है, वो एक नैतिक अपेक्षा है संविधान की राज्य से, सरकारों से कि भाई आप जो है जन कल्याण के हिसाब से कार्यों का संचालन करें। ये एक नैतिक अपेक्षा है और अंतरात्मा की आवाज़ पर सरकार अपनी सामर्थ्य के आधार पर उनका पालन करे। पांचवी जो अंतर हम कर सकते हैं वो ये है कि मौलिक अधिकारों की स्थिति प्रधान है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अनेक आधारों पर स्थापित भी हुई है। कई बार अलग अलग जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में गए उसमें कभी नीति निर्देशक तत्वों को प्रधान मान लिया गया, कभी मौलिक अधिकारों को प्रधान मान लिया गया। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है उसमें ये स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नीति निर्देशक तत्व जो है उसके पूरक के रूप में काम कर रहे हैं, वो मौलिक अधिकारों से ज़्यादा सर्वोच्च नहीं हो सकते। तो ये कुछ अंतर जो है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किए जा सकते हैं। इसके आधार पर हम देखें तो नीति निर्देशक तत्वों की क्या कमजोरियां हैं, क्या उसकी आलोचना की जा सकती है। इस संबंध में इसकी पहली जो कमजोरी तो है कि भाई इसका वैधानिक आधार नहीं है, कानूनी आधार नहीं है। जब किसी
प्रावधान का वैधानिक आधार ही नहीं हो, कोई कानूनी आधार ही नहीं हो, तो वो टिकाऊ नहीं होता, उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाती। तो ये इसकी आलोचना की जाती है कि नैतिक बंधन लगा देने से या संविधान की तरफ से नैतिक अपेक्षा रख देने से जो है सरकारें और या राज्य जो है उस दिशा के अंदर गंभीरता से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरी जो आलोचना की जाती है वो है तार्किकता और तारतम्यता का अभाव पाया जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों में जो है आप जब पूरी सभी नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे तो उसमें तारतम्यता का अभाव पाया जाता है, उसमें जो है तार्किकता कम देखने को मिलती है, ओवरलैपिंग कहीं न कहीं जो है एक अनुच्छेद से दूसरे अनुच्छेद के बीच में हो रही है, तो इस आधार पर आलोचना की जाती है। जो नीति निर्देशक तत्वों की लिस्ट है उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु और मुद्दे छोड़ दिए गए हैं, तो इस आधार पर भी जो है राजनीति शास्त्र के विद्वान जो है आलोचना करते हैं कि सभी तरीके के बिंदुओं का उसमें समावेश नहीं किया गया है। प्रभुत्व सत्ता संपन्न राज्य के में आदेश जो है अस्वाभाविक है। ये भी एक बात कही गई है कि जब कोई राज्य प्रभुत्व संपन्न हो जाता है तो उसको किसी संस्था के माध्यम से या किसी अन्य अथॉरिटी के माध्यम से जो है आदेशित नहीं किया जा सकता, जबकि यहाँ नीति निर्देशक तत्वों के निर्देश दिए जा रहे हैं जो प्रभुत्व संप्रभुत्वता का जो सिद्धांत है उसके साथ कहीं मिसमैच की बात विद्वान मानते हैं, तो इस आधार पर भी इसकी एक आलोचना की जाती है। इसके अलावा आर्थिक उपयोगिता की इसमें उपेक्षा का आरोप लगाया गया है, साथ ही साथ संवैधानिक गतिरोध भी इसकी वजह से कई बार उत्पन्न होते रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसे कई बार मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं जिसमें संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुआ है, तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि नीति निर्देशक तत्व बेवजह नहीं है, संविधान में इनका उल्लेख किया गया है, तो उसके पीछे का एक इतिहास और दर्शन है और उस इतिहास और उस दर्शन के आधार पर इसका महत्व भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है। पहला इसका अगर हम महत्व अगर इसका इंगित करें तो ये एक तरह से प्रेरक लक्ष्य है, ऊंचे लक्ष्य हैं। संविधान ने सरकारों के सामने, राज्य के सामने, सत्ता के सामने उसको प्रेरित करते हुए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं कि सरकारों को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात होगी कि जब आपके सामने संविधान की तरफ से ही कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं तो सरकारों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सरकार और अपनी कार्य प्रणाली का संचालन को करना चाहिए। इसके अलावा शासन और जनता के सामने एक नैतिक मूल्य भी संविधान नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से रख रहा है कि प्रशासन के नैतिक मूल्य क्या हो सकते हैं और जनता के नैतिक मूल्य क्या हो सकते हैं, और दोनों के नैतिक मूल्यों से ही हम एक बेहतरीन समाज और बेहतरीन राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ये एक अपेक्षा नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से की गई है और ये अपेक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण अपेक्षा है। साथ ही साथ न्यायालयों के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों को संविधान से निकाल देते हैं तो हमारा संवैधानिक दस्तावेज जो है उसमें लोक कल्याण की भावना खत्म हो जाएगी। लोक कल्याण की भावना उसमें तभी दिखती है संविधान के अंदर जब उसमें हम भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को हम पढ़ते हैं। तो सरकारों का उद्देश्य ही लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। हमने आज़ादी ही इस मकसद से प्राप्त की है कि स्वतंत्र भारत की सरकारें जो हैं लोक कल्याण के लिए काम करें। तो ये तभी संभव है जब नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से सरकारें काम करेंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान इस रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा एक बात और जो चुनावी दृष्टिकोण से उपयोगी है कि इससे विपक्ष के हाथ में महत्वपूर्ण एक शस्त्र के रूप में नीति निर्देशक तत्व काम कर रहा है कि विपक्ष लोकतंत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है जो सत्ता को हमेशा जो है मर्यादित रखने के लिए उसकी आलोचना करता है। तो वो आलोचना करते समय कहीं न कहीं सरकार के क्रियाकलापों को नीति निर्देशक तत्वों जो संविधान में दिए गए हैं उससे तुलना करते हुए उनको लागू करने के लिए वो अपनी आलोचना के पक्ष को और ज़्यादा मजबूत करता है। सरकार से बार बार ये मांग करता है कि भाई उसकी सत्ता, उसकी सरकारें, उसके क्रियाकलाप जो है नीति निर्देशक तत्वों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी तो हम अच्छे समाज की, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान इस दृष्टिकोण से माने जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।